हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर के इंडियन पॉलिटी के पार्ट को कवर करने वाले हैं। ये इंडियन पॉलिटी का डे 3 होने वाला है। इससे पहले डे 1 और 2 के वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको हमारे चैनल पे 90 डे प्लानर के ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि आने वाली बीपीएससी पीटी के लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस, हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और स्टडी ग्रुप में। और आप हमें ढेर सारा कमेंट कर बता भी सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ये रहा आज का जो टॉपिक है, वो है डीपीएसपी एवं मौलिक कर्तव्य मूल संरचना। तो सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं अपने। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। तो देख लेते हैं इन्हें। ये संवैधानिक निर्देश हैं जिन्हें राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये कुछ अधिकार हैं जो न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी राज्य अपनी विधायी और प्रशासनिक नीति के विनियमन द्वारा उन्हें सुरक्षित करने का लक्ष्य रखेगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। डीपीएसपी संवैधानिक निर्देश है जिन्हें राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये विधानमंडल और कार्यपालिका को दिए गए निर्देश हैं जो ये दिखाने के लिए हैं कि राज्य को अपने विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। ये कुछ अधिकार हैं जो लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन अनुच्छेद 37 कहता है कि ये सिद्धांत हमारे देश के शासन में मौलिक हैं। डीपीएसपी देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है, डीपीएसपी के अधिकांश प्रावधानों के पीछे का दर्शन फैबियन समाजवाद है। कारण है, हमारे संविधान ने निजी उद्यम और हित के दोषों को सामाजिक नियंत्रण और कल्याणकारी उपायों द्वारा यथासंभव समाप्त करके व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच समझौता करने का प्रयास किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक गलत है, बाकी सही है। डीपीएसपी का विचार आयरिश संविधान से प्रभावित है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को संविधान की नई विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के साधन से मिलते जुलते सही प्रावधान की पहचान करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच सही अंतर की पहचान करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। इनमें से जो है केवल एक सही है। मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई पर सीमाएं लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक सिद्धांत भारत सरकार को तदनुसार कार्य करने का निर्देश दें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। अनुच्छेद 38 राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सही है, यानी कि केवल दूसरा सही है। ये सिद्धांत नैतिक दायित्व हैं जिन पर जनमत का प्रभाव पड़ता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है पूछ रहा है कौन सा उसके दायरे में नहीं आता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 नहीं आता, बाकी आते हैं, 1 और 4 आते हैं। इन्हें देख लेते हैं। गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देना, आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित करना। ये दोनों जो प्रावधान है वो समाजवादी सिद्धांतों में आते हैं।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। काम करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं बाकी को। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने 4 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े जो इस प्रकार है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, आर्टिकल 39। जरूरतमंदों को समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता को बढ़ावा देना, आर्टिकल 39A। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, आर्टिकल 43A। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, आर्टिकल 48A। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में न्यूनतम असमानता, आर्टिकल 38। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे जोड़ा गया। सरकारी समिति का गठन और प्रबंधन, आर्टिकल 43B। 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा इसे जोड़ा गया। काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करना मूलतः समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों से निपटारे का प्रयास करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 45 यह 6 वर्ष तक सभी के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 48 यह आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 51 यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का प्रयास करता है। अनुच्छेद 51A यह मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये प्रतिबिंबित नहीं करता है। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना ये प्रतिबिंबित नहीं करता है। बाकी मातृत्व राहत, बच्चों के स्वास्थ्य विकास और गायों के वध पर रोक ये हो जाएंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत धन का संकेंद्रण निम्न में से किसका उल्लंघन करता है? करेक्ट आंसर है बी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का। समानता का अधिकार हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक। धन और उत्पादन के साधनों का निवारक संकेंद्रण, समाजवादी नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 39। आजीविका का अधिकार और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21। पेशे का अधिकार, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संसद के निम्नलिखित कार्यों में से किस पर सीमाएं लगाने का प्रयास करते हैं? करेक्ट आंसर है डी, कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कितने सही हैं? तो इनमें से जो है बी मतलब केवल 2 सही हैं। कौन से सही हैं उन्हें देख लेते हैं। इसमें से 1 और 2 सही है। वे घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता की सुविधा प्रदान करते हैं। वे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने में अदालतों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पर विचार करें, उपरोक्त में से कितने में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1। इसमें देख लेते हैं किसमें है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बोला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत राज्य को स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कथन 2, अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के साथ साथ नगर पालिकाओं को संगठित करने का निर्देश देता है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों और उनके संबंधित विषय वस्तु के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर
विचार करें। तो इस पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें से जो है दो सिर्फ सही तरह से सुमेलित है, तो उसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पर विचार करें। उपरोक्त प्रावधानों में से कितने भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। तो इनमें से जो है एक सही है, बाकी जो है इसमें से 3 गलत है। देख लेते हैं 1, 3, 4 इनमें से सही हो जाएगा, तो उसको देख लेते हैं 1, 3 और 4 को। पहला हो जाएगा काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान। उसके बाद आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन का संगठन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये तीनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को किस विशेषता को नवीन विशेषता कहा, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, डीपीएसपी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों पर विचार करें। कितने भाग आर्थिक न्याय के सिद्धांतों को दर्शाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। देख लेते हैं इनमें से कौन से 2 हैं, तो 1 और 2 सही है, यानी कि प्रस्तावना और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कितने सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। तो उसमें से ये दूसरा नंबर सही है। डीपीएसपी का विचार आयरिश संविधान से लिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें क्या बोल रहा है देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उपर्युक्त में से कितने जोड़े गए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1। तो इसका जो सही पॉइंट है वो है 4, विकल्प 4 जो है सही है। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत और संशोधित मूल संविधान में मौजूद नहीं थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1। ये मौजूद नहीं था, बाकी थे। पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकारों को सुरक्षित करना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कितने सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सभी तीनों इसमें सही हैं। वितरणात्मक न्याय सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का संयोजन है। न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूसी क्रांति से लिया गया है। मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से न्याय सुरक्षित किया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पर विचार करें और बताएं निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए प्रासंगिक है, तो इसमें से करेक्ट हो जाएगा बी। इसमें से केवल 3 जो है सही है, देख लेते हैं। 1, 4 और 5 सही है, तो उन्हें देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा प्रस्तावना, उसके बाद मौलिक अधिकार, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन है संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 व्यापक श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक में वर्गीकृत करता है। कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों का भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है लेकिन आर सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब फिर से है कथन 1 और 2। कथन 1 है मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत हमेशा एक दूसरे के पूरक और अनुपूरक है। कथन 2 है मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1 गलत है लेकिन 2 सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने डीपीएसपी के उद्देश्य के रूप में काम करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। इसमें 1, 2 और 4 सही हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। कुछ अधिकार जो मौलिक अधिकारों के अलावा एक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। दूसरा, आदर्श जो सरकार को कानूनी बनाते समय अपनाने चाहिए। तीसरा, प्रस्तावना में उल्लिखित कुछ सिद्धांत जिन्हें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शासित। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से जो है सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होता है, संशोधन। इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। यह कठोरता और लचीलेपन का संश्लेषण है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 गलत है, बाकी सही है। सही वाले को देख लेते हैं। संविधान में संशोधन के लिए किसी भी विषय को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है। और अगला है, 1971 के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया। नेक्स्ट, उन प्रावधानों को पहचान करें जिन्हें साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। करेक्ट आंसर है ए, 1, 2, 3। संसद के विशेषाधिकार, संसद में कोरम, राज्य विधान परिषद का निर्माण। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य की पुष्टि के बिना विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय और अमेरिकी संविधानों के संशोधन की प्रक्रिया के बीच गलत अंतर की पहचान करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। ये गलत है, बाकी सही है। भारत में आधे राज्यों को संशोधन प्रावधान पर सहमति देने की आवश्यकता होती है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में 3/4 राज्यों को सहमति देने की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिका में संशोधन आरंभ करने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास भी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि आप किसी भी चीज़ को कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र के विकास, जीवित महत्वपूर्ण जैविक लोगों के विकास को रोकते हैं। संविधान सभा में उपर्युक्त कथन किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सही विधेयक की पहचान करें जिसे भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संविधान संशोधन विधेयक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1951। उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने भारतीय संविधान के आधिकारिक पाठ के लिए हिंदी में प्रावधान किया? तो करेक्ट आंसर है डी, 58वां संशोधन 1987। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कानून तय किया कि 24 अप्रैल 1973 को या उसके बाद संविधान में किए गए सभी संशोधन जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है, अब इसमें शामिल किए गए विभिन्न कानूनों को संविधान की मूल या आवश्यक विशेषताओं की कसौटी पर रखा जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ दर्शाया गया है। सही निर्णय की पहचान करें जहां उपरोक्त प्रावधान अस्तित्व में आए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, IR कोल्हो मामला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले पर संसद को साधारण बहुमत से
संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 134। राज्यों के नाम, सीमाओं और क्षेत्रों का परिवर्तन, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन का उन्मूलन, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित होने के बाद संविधान संशोधित विधेयक प्राप्त होने पर राष्ट्रपति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अपनी सहमति देगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी सही हैं। संशोधन में संपदा के अधिग्रहण आदि से संबंधित कानूनों को बचाने का प्रावधान किया गया है। भूमि सुधार और इससे शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अधिनियम ने स्पष्ट किया है कि राज्य व्यापार और राज्य द्वारा किसी भी व्यापार या व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण व्यापार या व्यवसाय के अधिकार के उल्लंघन जैसे आधारों पर अमान्य नहीं है। संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31A और 31B डाले गए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जैसा कि अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 3 और 4। विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति की आवश्यकता नहीं है। विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के माध्यम से मंजूरी मिलनी चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों के बारे में जानकारी पर विचार करें। बोल रहा है इसमें से सही क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है बी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। भारत में आंतरिक आपातकाल के दौरान 38वें और 39वें संशोधन अधिनियम लागू किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को सीमित कर दिया। 52वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में दल बदल के खिलाफ प्रावधान पेश किए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसमें से केवल 2 जो है वो गलत है, बाकी सही है। राज्यों को संशोधन आरंभ करने का अधिकार नहीं है। यदि विधेयक संघीय प्रावधान में संशोधन करना चाहते हैं तो इसे आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थित किया जाना चाहिए। तो केवल 2 जो है वो गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहाँ से जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये है मूल संरचना। तो इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत के लिए प्लीज़, हमारे एफर्ट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का सबसे अच्छा निहितार्थ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत में संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसमें से केवल 2 जो है वो गलत है, बाकी सही है। राज्यों के संशोधन शुरू करने का अधिकार नहीं है। यदि विधेयक संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह प्रश्न जो है ये 2 बार आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नए प्रश्न पर। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन के लिए राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर है इसका डी, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मूल संरचना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही संसद ने संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, संविधान के पास अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के एक प्रावधान को अमान्य घोषित कर दिया क्योंकि इसने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के दायरे को इस आधार पर बढ़ा दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संविधान ने संविधान की एक बुनियादी विशेषता को निरस्त कर दिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ जो है अब मिलान है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 4 3 1 2। सबसे पहले इसे मिला देते हैं। 1 का 4, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, यानी शंकरी प्रसाद मामला 1951, 24वां संशोधन 1971, इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 और वामनराव मामला 1981। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किस संशोधन के लिए राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। इससे पहले देखते हैं कि 101वां संशोधन अधिनियम 2016, इस अधिनियम को 1 जुलाई 2017 से भारत में राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर लागू किया। इस अधिनियम ने संसद और राज्यों को जीएसटी लगाने के लिए कानून बनाने के लिए समवर्ती कर लगाने की शक्ति दी। इसलिए इस संशोधन को आधे से अधिक राज्यों के विशेष बहुमत और अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। 103वां संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण शुरू किया। 105वां संशोधन 2021 सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने की राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया। 106वां संशोधन 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 1/3 सीटें 15 साल की अवधि के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करना। आगे देखते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, हमारा जो है पॉलिटी यहीं पे कंप्लीट होता है डे 3। अगर आपने इसके पहले डे 1 और डे 2 के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके उन्हें हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी छोटी सी जो टारगेट है 1K सब्सक्राइबर की, उसे अचीव करने में प्लीज़ हमारी हेल्प करें। हमें पता है आप सभी हमारे वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे सबसे पहले आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आप कमेंट कर बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन IAS 90 डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, नौकरी फॉर यू। Thank you so much. Bye. Jai Hind.